तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास डे 7 है हमारी वर्कशॉप का। पिछली पेपर 2 में ओ लेवल्स के लिए हम लोगों ने 4 डे, 5 डे थे सॉरी। एंड देन हम लोगों ने एक डे और, दैट इज डे 6, जो सिर्फ आईजीसीएसई के लिए था, तो उनके थ्योरी के पेपर सॉल्व किए थे। यानी आज ऑफिशियली डे 7 है हमारे पास। और डे 7 इज द फर्स्ट डे फॉर एटीपी वर्कशॉप। 4 दिन चलेगी ये वर्कशॉप टिल 19th। सही है। कल आप लोगों ने मॉक अटेम्प्ट करना है। मॉक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जो आज रात 10 बजे ऑन एयर हो जाएगा। सही है बेटा। तो आप अपने टाइम के मुताबिक मॉक अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें क्या डिस्कशन करना है। हमें सबसे पहले तो पहला जो सेक्शन है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है पहला। सही है बात। और इस इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हम क्या करेंगे, एटीपी एक्सपेरिमेंट लिस्ट पता करेंगे, कौन कौन सी जगह हैं जहां से एटीपी बनकर आ सकता है। ठीक है, यू कैन नॉट टेल स्पेसिफिकली कि भाई यहीं से एटीपी बनकर आएगा। ठीक है, बट एक थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि भाई यहाँ से एटीपी नॉर्मली बनकर आता है। वैसे तो हमने पूरे सिलेबस में जहां जहां कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन किया है, वहां वहां से हमारे पास एटीपी बनकर आ सकता है। सही है। भले वो जीएम ट्यूब ही क्यों ना हो, भले वो रेड शिफ्ट ही क्यों ना हो। सही है। तो शुरू करते हैं। एडीपी एक्सपेरिमेंट लिस्ट हमारे पास ये लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास अभी तक जो पेपर्स बनकर आए हैं वो कहाँ कहाँ से बनकर आ सकते हैं वो डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले मेजरिंग टेक्निक। ये बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ से एटीपी बनकर आते हैं। सही है। और मेजरमेंट टेक्निक में हमारे पास सबसे पहली चीज है इन्वेस्टिंग एंड एनालिसिस एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप आपसे पूछ लेगा, वो चीजें जो आपने पढ़ी भी हैं और वो चीजें जो आपने नहीं भी पढ़ी हैं, जिसके बारे में एग्जामिनर पहले एक सवाल में खुद बताएगा एंड देन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ है, हुक्स लॉ वाला। ठीक है, तो आप लोड और एक्सटेंशन के दरमियान रिलेशनशिप बिल्डअप कर देगा और वो आपको उसके ऊपर एक पूरा सवाल दे देगा। या फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर बात होगी। ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने को बोल सकता है, जो कि हम लोग करके आए हैं यूनिट 1 में। मीटर रूल इस्तेमाल होगा, टेप मेजर इस्तेमाल हो सकता है, स्क्रू गॉज इस्तेमाल हो सकता है, सिंपल कैलिपर इस्तेमाल हो सकता है, और ट्रेंडल व्हील भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। टाइम इंटरवल्स मेजर करने के लिए हमें क्लॉक, स्टॉप वॉच, पेंडुलम, लेजर इक्विपमेंट सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये लेजर इक्विपमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल, लेजर इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। मैंने एक बॉल है, उस बॉल को ड्रॉप किया। सही है। बॉल नीचे आ रही है। ठीक है। बॉल जब यहां पर पहुंची, सही है, तो बॉल ने क्या किया बेटा, एक लेजर लाइट को क्या कर दिया है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। जो लेजर लाइट यहाँ पे थी, बॉल ने क्या किया है, इस लेजर लाइट को ब्लॉक कर दिया है, इंटरप्ट कर दिया है। ठीक है। इसे मैं कह रहा हूं लाइट गेट 1। और जब बॉल नीचे पहुंची, तो बॉल ने यहाँ पे एक और लाइट गेट को, जो दूसरा लाइट गेट यहाँ पे लगा हुआ है, उस लेजर लाइट को इंटरप्ट कर दिया। सही है। तो ये क्या है हमारे पास, लाइट गेट 2। सही है बेटा। तो लाइट गेट 1 और लाइट गेट 2 हमारे पास ये दो लाइट गेट्स है। ठीक है। अब लाइट गेट्स करते क्या है सुनो। बहुत प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट अगर आपको करनी हो तो लाइट गेट्स का इस्तेमाल होता है। जो लेजर इक्विपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी को हम लाइट गेट कह रहे हैं। सही है। तो बहुत प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट के लिए वी यूज लाइट गेट्स। एंड लाइट गेट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे ही बॉल नीचे आते आते इस लेजर लाइट को इंटरप्ट करेगी, तो लाइट गेट 1 क्या करेगा बेटा, स्टार्ट्स स्टॉप वॉच। ठीक है। और जैसे ही लेजर लाइट सेकंड टाइम इंटरप्ट होगी यहां पे इस पोजीशन पे, तो क्या होगा बेटा, स्टॉप्स स्टॉप वॉच। तो बेटा इससे क्या हुआ आपको, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का इंटरवल मेजर हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए हाउ टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास लाइट गेट। सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं।
टिकर टेप टाइमर अब डिस्कस नहीं होता है, लेकिन टिकर टेप टाइमर भी हमारे पास ऐसा ही होता था कि एक कार्ड होती थी और कार्ड जो है वो डॉट्स प्रिंट करती थी। सही है, मतलब एक प्रिंटर के साथ एक बेसिकली टेप लगा हुआ होता था जिसके ऊपर डॉट प्रिंट होते थे। सही है। और अगर हमारे पास डॉट्स इस तरह है तो बेटा ये क्या है, इक्विडिस्टेंट डॉट्स है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर हमारे पास डॉट्स इस तरह है तो ये क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द डॉट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और अगर हमारे पास डॉट्स इस तरह है तो इसका मतलब क्या है बेटा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। बट जैसा मैंने बताया, अब टिकर टेप टाइमर से रिलेटेड चीजें पेपर में नहीं आती हैं। तो टिकर टेप टाइमर क्या होता है, बस एक टेप होता है जिसके ऊपर डॉट्स मार्क हुए होते हैं। ठीक है, और बस आपने उन डॉट्स के दरमियान के डिस्टेंस को स्टडी करना होता है और बताना होता है इज इट एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारे पास सिनेरियो आता है कि वॉल्यूम से रिलेटेड आपके पास सवाल आ सकता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम से रिलेटेड, इरेगुलरली शेप बॉडी के वॉल्यूम निकालने के आपने दो तरीके सीखे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूरिका मेथड। डेंसिटी ऑफ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट आ सकता है, वो सब जानते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड रिलेटेड हमारे पास हल्का फुल्का ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, उसकी रिलेशनशिप आपसे पूछ लेगा। ठीक है, हुक्स लॉ आ सकता है, लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आ सकता है, जो हम लोगों ने सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पढ़ा था। इनफैक्ट अभी हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे, आज मैंने फिजिकल वर्कशॉप में एक ऐसा सवाल करवाया भी है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड। रिमाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना, हमने एक्सपेरिमेंटली क्लास में परफॉर्म किया था, वो भी आ सकता है। प्रेशर इन फ्लूइड जो कि तीन चीजों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी, ग्रेविटी एंड डेप्थ। सही है, यहाँ से आ सकता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, एटीपी का कोई अलग से सिलेबस नहीं है, एक ही सिलेबस है, उसी में से एटीपी बनकर आता है। सही है, तो सम स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी मैसेज, सर एटीपी का सिलेबस क्या है, कहाँ से आता है एटीपी, एक ही सिलेबस है। सही भाई। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन सेक्शन है। और अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने थर्मल फिजिक्स पढ़ी थी तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों सेक्शन हम लोगों ने थ्योरी के साथ ही कवर किए थे एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद है वो पीस वाला एक्सपेरिमेंट कि हम चार डिफरेंट रॉड्स पे पीस को वैक्स से स्टिक कर देते थे, तो वो रॉड जिसका पीस सबसे पहले वैक्स फॉल करता था, वैक्स सबसे पहले मेल्ट होती थी, वॉज द बेस्ट कंडक्टर। सही है। कन्वेक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि पर्पल कलर वाटर राइज होता है जब हीट अप करते हैं, एंड देन फॉल होता है, लेस डेंस मॉलिक्यूल राइजेस, डेंस मॉलिक्यूल सिंक। ठीक है, सिमिलरली रेडिएशन में हम लोगों ने बल्ब रखकर दो डिफरेंट टाइप्स की प्लेट रखी थी, वन वॉज वाइट, द अदर वॉज ब्लैक। सही है, तो हमने बोला था ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड शाइनी इज द बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट बट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो ये वाले सेक्शन की बात हो रही है, वो ही आ गया, गुड एब्जॉर्बर, बैड एब्जॉर्बर, एमिटर ऑफ हीट। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व हम लोगों ने 2.2 में पढ़े हैं, वो आ सकते हैं। नाउ अब कुछ चीजें यहाँ पे पुरानी लिखी हुई है, वो मैं आपको हटा देता हूँ। बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, थर्मोकपल, लीनियरिटी, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दीज, हम अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अब नए सिलेबस के मुताबिक सिलेबस का पार्ट नहीं। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ सकती है और वो हमने की भी है। इफ यू गो टूवर्ड्स 2.2, तो 2.2 में हमने एक पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों ने हाउ टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूरा एक फॉर्मूला बिल्डअप किया था, जो कि ये फॉर्मूला था। सही है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो सकती है। थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड एक्सपेंड्स लीस्ट व्हाइल गैस एक्सपेंड्स मोस्ट, इसके बारे में बात हो सकती है। सही है, तो ये वेव का सेक्शन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आता है, सॉरी, थर्मल फिजिक्स का सेक्शन है।
अब हमारे पास आता है वेव्स। वेव्स में हमारे पास ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से रिलेटेड सवाल बनकर आ सकते हैं, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। रिपल टैंक की डेमोन्स्ट्रेशन आ सकती है, रिफ्लेक्शन है और एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी, और वो क्या थी बेटा? डिफ्लेक्शन। ये तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन हो सकता है। तो अभी तक आपको पढ़ते हुए आइडिया हो गया होगा कि कोई नई चीज नहीं है एटीपी। सही है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हटा दें। सही है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने साउंड के चैप्टर में पढ़ा था, वो आ सकता है। सही है। एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने। लाइट के चैप्टर में पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास ब्लॉक, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसके बारे में भी बात की है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोगों ने प्रिज्म और कहाँ पढ़ी थी बेटा? प्रिज्म के अलावा हमने पढ़ी थी ऑप्टिकल फाइबर, वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। फोकल लेंथ की कैलकुलेशन आ सकती है। ठीक है। एंड फोकल लेंथ की कैलकुलेशन आ सकती है बेटा हमारे पास एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। टू पिन मेथड हटा दें। तो तरीकेकार हमारे पास इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। ठीक है। और याद रखें, जब भी आप लेजर लाइट या रे बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सही है, लाइट की एक्सपेरिमेंट्स में यू हैव टू यूज डार्क रूम। जैसे अभी कमरे में अंधेरा हुआ है और लाइट्स में ऑफ कर दूं, ठीक है, तो डार्क रूम इस्तेमाल करना होता है ताकि हमारे पास बेटर तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सके। ठीक है। एंड ये हम लोगों ने पूरी सारी रे डायग्राम्स हमने इस मेथड के थ्रू सीखी हैं। फोकस इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है। तो ये दोनों मेथड हम लोगों के पास ज्यादातर एटीपी में आते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। बेल जार एक्सपेरिमेंट साउंड के चैप्टर में पूरा पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। चलो, एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड साउंड के चैप्टर में पढ़ा है, जो टीचर ने स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेके गए थे। ठीक है। 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पे खड़ा किया था। स्टडी द क्वालिटी ऑफ साउंड वेव, मतलब जो तीन प्रॉपर्टी हम साउंड पढ़ी थी हमने, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए। सीआरओ इज अ फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलोस्कोप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑसिलोस्कोप की बात हो रही है। ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो वेव सेक्शन में हो सकती हैं। नाउ अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहली चीज जो हमने जो चैप्टर से अपना सिलेबस शुरू किया था, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, देख सकते हो आप, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो स्ट्रॉन्गर है वो ज्यादा पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो पेपर क्लिप, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वीक है वो अपनी तरफ कम पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा। सही है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या जरूरी है बेटा? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ करंट वो मैक्सिमम पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ उसके ऊपर एक भी पेपर क्लिप अटैच ना रहे। ओके। इट्स एन परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट। करंट मिलने पे बेस्ट मैग्नेटिज्म शो करे, और करंट ना मिलने पे जीरो मैग्नेटिज्म शो करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन से रिलेटेड सवाल बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। एमीटर एंड वोल्ट मीटर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ कर आए हैं। एमीटर इन सीरीज प्लेस किया जाता है, वोल्ट मीटर इन पैरेलल प्लेस किया जाता है। बैटरीज अगर सीरीज में अरेंज होती हैं तो वो ऐड अप होती हैं, और अगर ऑपोजिट बैटरीज लगी हुई हैं सीरीज में, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्ट ऐड होती हैं। इन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जब दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव आपस में फेस हो रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। एंड पैरेलल में हमारे पास ईएमएफ सोर्सेज का मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ सेम रहता है, बट अगर कोई एक सेल खराब हो जाए बाकी सेल काम करते रहते हैं। एंड दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि हमारे पास लाइफ ऑफ द बैटरी बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस हमने निकालना सीखी थी वोल्ट मीटर और एमीटर की मदद से। ठीक है। यूजिंग ओम्स लॉ एंड रिलेशनशिप
करंट, वोल्टेज, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, टेम्परेचर, इन सबसे रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। पैरेलल में हम लोग 1/R वाला फॉर्मूला यूज करते थे, वो आ सकता है। पैरेलल सर्किट्स, पोटेंशियल डिवाइडर पूरा पढ़कर आए हैं, वो आ सकता है। थर्मिस्टर, एलडीआर, डायोड आ सकता है। कैपेसिटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो नहीं आएगा। थर्मायोनिक इमिशन भी हटा दो, इट्स नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। थर्मायोनिक इमिशन, थर्म वर्ड क्या है? हीट। तो हीट की वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना थर्मायोनिक इमिशन कहलाता है। यूज ऑफ सीआरओ, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पूरा नाम होता था इसका, लेकिन अब सिर्फ इसे ऑसिलोस्कोप कहते हैं, तो वो हमने पढ़ा हुआ है। एंड रजिस्टर कलर कोड भी अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। एटॉमिक फिजिक्स में हमारे पास सवाल जो पीटीपी में बनकर आ सकते हैं, वो कहाँ से बनकर आ सकते हैं बेटा? जीएमटी। और अब क्योंकि हमारे पास और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐड हो चुके हैं, डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर ऐड हो चुका है, स्पार्क काउंटर ऐड हो चुका है, ठीक है, तो वहां से भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने एक या दो सवाल देखे हैं, वो जीएम ट्यूब के ही है, बहुत कम सवाल आते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वो है स्पेस फिजिक्स। तो स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई सवाल बनकर आता है, तो एक ही एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो है स्पेस फिजिक्स में, और वो क्या है? रेडशिफ्ट, ठीक है, कूल। तो ये हम लोगों ने वो एरियाज को डिस्कस कर लिया जहां से हमारे पास एटीपी के सवाल बनकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हेडिंग थी बेटा? एटीपी एक्सपेरिमेंट लिस्ट, सही है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर कैंडिडेट्स। क्या क्या चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी होंगी इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन एटीपी, सही है। सबसे पहली चीज है हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स। वैसे तो ये चीज ज्यादा ए लेवल्स में काम आती है, एएस में काम आती है, बट अगर एग्जामिनर पूछे हाउ मेनी रीडिंग्स यू शुड टेक, तो आपने क्या बोलना है? 6 रीडिंग्स, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए इट्स ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू शुड हैव अ 6 सेट ऑफ रीडिंग्स। वॉट एवर आप जो भी कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसकी कम से कम 6 सेट ऑफ रीडिंग्स होनी चाहिए, सही है। देन हम लोगों ने बात करनी है रेंज के बारे में, ठीक है। अब रेंज हमारे पास बोला हुआ है कि भाई 30 से 80 सेंटीमीटर के दरमियान आपने एल की डिफरेंट या डी की डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट करना है, सही है। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ये हमारे पास क्या है बेटा? एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है बेटा? तमाम वैल्यूज में इक्वल इंटरवल्स है। while दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि तमाम वैल्यूज में क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल्स। क्या है मतलब नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल्स बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल्स का मतलब है इन दोनों के दरमियान 3 का फर्क है, इन दोनों के दरमियान 6 का फर्क है, इन दोनों के दरमियान 5 का फर्क है, इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल्स हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अपना स्केल बिल्डअप करेंगे जो, ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल जो बनाएंगे ना। रिपीटेड रीडिंग्स की अगर हम बात करें, तो हम रीडिंग्स को मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करके उनका एवरेज ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट सजेस्टेड इन थर्मल हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। क्यों बेटा हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस क्यों इंक्लूड नहीं है? वो इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस में अगर आपने पानी को हीट अप किया, ठीक है, तो दो मसले हैं। हीट अप होने की वजह से, एवोपरेशन की वजह से उसका कुछ अमाउंट एवोपरेट हो गया, यानी अमाउंट ऑफ या मास ऑफ वाटर कम है। दूसरा क्या मसला है बेटा हमारे पास? दूसरा मसला ये है हमारे पास कि पानी गर्म है, तो आप पानी को वापस उसी रूम टेम्परेचर आने में काम टाइम लगेगा, तो आप उसे रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने नए सेट ऑफ रीडिंग्स को पूरा परफॉर्म करना होगा, आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो हीटिंग एंड कूलिंग में बस रिपीटेड रीडिंग्स को प्रीफर नहीं करिएगा। नाउ क्वालिटी ऑफ रीडिंग्स। तो क्वालिटी ऑफ रीडिंग में क्या होगा बेटा हमारे पास? प्लॉट जो कर रहे हो आप ग्राफ, वो बड़ा केयरफुली प्लॉट करना है, सही है बेटा। और प्लॉट करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? डॉट के साथ उसको सर्किल कर दो,
और दूसरा तरीकेकार क्या है, क्रॉस बना दो। यही दो तरीके हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए एक सीरीज भी निकाल ली है, और उस सीरीज में बेसिकली मैंने 4 वीडियोस डाली हैं, जो 2 वीडियोस आज तक आ चुकी हैं। पहला था क्या, लेबल दी एक्सेस, और दूसरा था यूनिफॉर्म स्केल। तो ये 2 वीडियोस आ गई हैं, 2 वीडियोस और रह गई हैं जो कल और परसों डालूंगा। ठीक है, तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा। नाउ, अक्सर और बेशतर बच्चा गलती क्या करता है कि अगर आपके पास बना हुआ है ग्रिड यू, और उसे पॉइंट मार्क करना, तो बेटा देखो, ये वाला बच्चा इसने बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने 1 2 3 4 ग्रिड्स को घेर दिया है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है? आपने ग्राफ कैसे बनाना है, और दूसरा सर्किल भी नहीं किया है इसने। आपने ग्राफ बनाना है या तो यूं कि आपका ग्रिड बहुत ज्यादा, आपका पॉइंट बहुत ज्यादा ग्रिड को यूटिलाइज ना करे, या तो आपको ग्राफ बनाना है यूं। सही है? जो पॉइंट प्लॉट करना है, ये दोनों सही तरीके का है। ठीक है। नाउ, अब कॉलम हेडिंग्स, बेटा इसके एक एक मार्क होते हैं पेपर में। कॉलम हेडिंग्स में एग्जामिनर आपको क्या बोलता है, आपको कोई भी क्वांटिटी दे देता है, उसे आपने क्वांटिटी स्लैश यूनिट में लिखना होता है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि हाउ टू लेबल द एक्सिस, क्वांटिटी स्लैश यूनिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी स्लैश सेंटीमीटर है, ठीक है, वोल्ट स्लैश वी है, करंट स्लैश एम्पेयर है, इस तरीके से हमें करना होता है। नाउ, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग, बेटा जो आप रीडिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हो, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 SF है, यहाँ पे 2 SF है, यहाँ पे 3 SF है, 1S, 2 SF, 3 SF, 3 SF, तो पूरा का पूरा टेबल गलत जा रहा है। सही है? दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जब बात करनी है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, तो हमें क्या करना है, सबके सेम डेसिमल पॉइंट्स या फिर सबके सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें रखना है। जैसे हमें यहाँ पे देखो क्या किया हुआ बेटा, सबके डेसिमल पॉइंट एक ही हैं। ठीक है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ऊपर वाला डेसिमल पॉइंट्स वाला पॉइंट था, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया। तो देखो बेटा, पूरे टेबल में 2 SF, यहाँ पे कितने हैं बेटा, 3 SF है, और यहाँ पे कितना है, 2 SF। सही है बेटा? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर बात की जाए, जो टेबल आपका ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो अपने सिग्निफिकेंट फिगर फॉलो करता है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोल रहा है तो दो, अदरवाइज विल फॉलो द गिवन डेटा। जो डेटा फॉलो कर रहा है ट्रेंड, वो ही फॉलो करेंगे। स्केल ऑफ चॉइस। नाउ बेटा, स्केल ऑफ चॉइस में दैट स्केल इज एक्सेप्टेबल। क्यों? आपका ग्राफ देखो, आपकी जो लाइन है वो देख रही हो, पूरा का पूरा ग्राफ एकोमोडेट कर रही है। ठीक है, मतलब इस लाइन ने जो ग्राफ एकोमोडेट किया है, वो मैं दिखाता हूँ, वो इतना ग्राफ एकोमोडेट किया। सही है? विच इज मोर देन 50%। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मोर देन 50% आपका ग्राफ एकोमोडेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, हमारी लाइन सिर्फ और सिर्फ कितना सा ग्राफ एकोमोडेट कर रही है, इतना। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है? दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा, कभी भी आप अपने ग्राफ को ऑड नंबर्स में डिवाइड नहीं करिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, 1 2 4 6 8 है, दैट इज एक्सेप्टेबल। 1 2 3 4 है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अभी ये नहीं करिएगा 1 3 5 7 9, नो, ऐसा नहीं करिएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। वैसे तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत होगी। तो यही बताया हुआ है यहाँ पे, देखें, दिस 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 एक्सेप्टेबल है, बट व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, 1:3, 2:3, 3:5। इसका मतलब क्या है बेटा, ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के पॉइंट्स की बात हो रही है कि आपने इस तरह अपने टेबल को डिवाइड नहीं करना। अभी ग्राफ करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट, हमारे पास क्या सिनेरियो है,
वही यूनिफॉर्म स्केल है ये वाला, देखो 2 4 6 8, 1 2 3 4, ये यूनिफॉर्म स्केल है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या गलती हुई हुई है, 2 4 8 10। मतलब पहला बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, 4 से 8 पे गया है, और दूसरा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है बेटा। रेड मीन्स नो एंड ब्लू मीन्स करेक्ट वैल्यू या करेक्ट प्रोसीजर। ना, पॉइंट को प्लॉट करने के हमारे पास क्या पॉइंट्स होते हैं बेटा, सुनो। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट क्या बता रहे हैं हम लोग, हमने हमेशा क्रॉस या डॉट, इनसर्किल डॉट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। बाकी तमाम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अपना ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। जो यहाँ पे बताया था मैंने, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है बेटा, ऐसी लाइन जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, बट अगर 1 2 3 पॉइंट ऊपर छूट रहे हैं, तो 1 2 3 पॉइंट ही नीचे छूट रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल। सही है। बट वाई दिस लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल, 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर छूट रहे हैं, 1 2 पॉइंट नीचे छूट रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। लाइन एक्सेप्टेबल कब होगी, जब जितने पॉइंट हमारे ग्राफ या लाइन के ऊपर लीव हो रहे हैं, उतने ही पॉइंट ग्राफ के नीचे लीव हो रहे हैं। सही है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, 1 2 3 ऊपर छूट रहे हैं, 1 2 नीचे छूट रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सही है बेटा। तो ये हमें माइंड में रखना है कि हम जब भी बेस्ट फिट लाइन बनाए, वी हैव टू मेक श्योर हमारी लाइन बैलेंस्ड हो, ठीक है। अगर 1 पॉइंट ऊपर छूट रहा है, एक नीचे छूटे, 2 पॉइंट ऊपर छूट रहे हैं, 2 पॉइंट ट्रेस के नीचे छूटे। नाउ डू नॉट ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर नहीं बनाना है, इतनी मोटी लाइन नहीं बनानी। सही है। शार्प पेंसिल से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये लाइन का मसला क्या है बेटा, दैट इज टू थिक, नॉट एक्सेप्टेबल। और ये लाइन बेटा कैसी है, हेरी है। बच्चे ने ग्राफ कैसा बनाया है, यहाँ पे बच्चे ने ग्राफ यूं बनाया है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है। नेक्स्ट, ये शायद बच्चे ने अपनी प्रोग्रेस बार दिखाई है कि वो जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं बनाना है, हमें स्मूथ लाइन बनानी है, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्टवर्ड एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो पॉइंट टू पॉइंट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ whenever you want to measure the gradient, make sure आप जो ग्रेडियंट इस्तेमाल करें वो पॉइंट हमारी लाइन का मोर देन 50% कवर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो 2 पॉइंट उठाए हैं, एक ये वाला उठाया है, एक ये वाला पॉइंट उठाया है, ये देखो हमारी मोर देन 50% ऑफ द लाइन को कवर कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो आपने पॉइंट उठाए हैं, दे आर नॉट कवरिंग मोर देन 50% ऑफ द ग्राफ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है बेटा। ओके। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है, ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, जहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो, ठीक है, वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। और बल्कि एक मिनट, तो कोई वाई इंटरसेप्ट का डिस्कशन नहीं है। हाँ, ये ग्रेडियंट वाले पॉइंट्स का डिस्कशन है। तो बेटा आपने जो पॉइंट उठाए हैं, वो पॉइंट हमने कौन सा उठाया है, एक पॉइंट ये उठाया है जो लाइन पर आ रहा है, एक पॉइंट ये उठाया है जो लाइन पे आ रहा है, दीज बोथ आर एक्सेप्टेबल। बट अगर आप वो पॉइंट उठा रहे हैं, जैसे मैंने इस पॉइंट को टारगेट किया है, ये तो मेरे ट्रेस पे आ ही नहीं रहा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी मेरे ट्रेस पे नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सही बेटा। हमें वो पॉइंट उठाने हैं जो हमारी बेस्ट फिट लाइन के ट्रेस में आ रहे हैं ग्रेडियंट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल। चलो, इंटरसेप्ट की बात अब आ गई। तो बेटा इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, लाइन जब वाई एक्सिस कट करे और उस दौरान एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो, तो वो कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा वाई इंटरसेप्ट में मेक श्योर आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो। जैसे यहाँ पर
यहाँ पे एक्स एक्सिस वैल्यू 0 हुई है, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट अ करेक्ट वाई इंटरसेप्ट। सही बेटा। तो ये कुछ मैथमेटिकल सिनेरियोज हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ परंपरा हैं एटीपी की, जो मैंने आपको बता दी कि इस तरह आपने अपने डेटा को, अपने ग्राफ को प्लान करना है। सही है। एंड फाइनली हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आ चुके हैं पेपर में बहुत मर्तबा, तो बेटा आप देखें। एंड इंट्रोडक्शन के बाद विल स्विच ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, बट मेक श्योर कंटेंट रिलेटेड ही सवाल पूछिएगा। ये सवाल नहीं पूछिएगा सर फला फला चीज ड्राइव पे कहाँ है, एक जिंदगी गुजर गई है बताते हुए आपको फला फला चीज ड्राइव पे कहाँ है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक जीरो एरर इन माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में जीरो एरर कैसे मेजर निकालते हैं बेटा हम? सबसे पहले हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के जॉस को क्लोज करते हैं, और क्लोज करके देखते हैं कि क्या डेटम लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रही है, लाइन हो रही है। अगर हो रही है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में कोई जीरो एरर, बट अगर नहीं हो रही है तो यस, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है जीरो एरर। चार स्टेप्स बताए थे, उन्हीं चार स्टेप्स के थ्रू माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का जीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। सही है बेटा। नाउ हाउ टू चेक वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर को हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो भाई हम सर्किट से वोल्ट मीटर और एमीटर को डिस्कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या वो कोई रेंज बता रहे हैं, क्या कोई वो रीडिंग बता रहे हैं? नहीं बतानी चाहिए। अगर वो कोई रीडिंग नहीं बता रहे हैं तो माइक्रोमीटर वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई जीरो एरर नहीं है। बट अगर वोल्ट मीटर और एमीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है सर्किट से, उसके बावजूद वो कोई रीडिंग बता रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर जीरो एरर है। ठीक है, अगर वो 2 वोल्ट की रीडिंग बता रहे हैं डिस्कनेक्शन के बाद, इसका मतलब वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट का जीरो एरर है। ठीक है, तो वो अगर जब वो 2 मेजर करेगा वोल्टेज, तो वो 4 के ऊपर अपनी रीडिंग बताएगा। सही है। तो इसको हमने करेक्ट कैसे करना है? जो भी रीडिंग आए उसमें से 2 माइनस कर देंगे। हाँ। जब भी रे डायग्राम बनाए, हमने नॉर्मल और रेज बिल्कुल शार्प पेंसिल से बनानी है। सही है, बिल्कुल शार्प पेंसिल से नॉर्मल और रेज बनाना है आपने। ठीक है, अगर मेजरिंग सिलेंडर पे लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है बेटा? ये मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम की रीडिंग्स एज एक्यूरेट एज पॉसिबल प्रोवाइड करता है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है। गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे बना सकते हैं हम लोग बेटा? हाउ टू मेक गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, 2-3 तरीके हैं। वायर्स को पकड़ के आपस में ट्विस्ट कर दो। ठीक है, वायर को पकड़ के आपस में सोल्ड कर दो, वायर को क्रोकोडाइल क्लिप से कनेक्ट कर दो, या फिर वायर्स को आपस में स्क्रू कर दो, टाइटली स्क्रू कर दो, जिस तरह हम लोग अर्थ वायर को मेटल केस से स्क्रू करते हैं। पैरेलक्स एरर अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ठीक है भाई, पैरेलक्स एरर को अवॉइड कैसे किया जाएगा? बाय कीपिंग योर आई परपेंडिकुलर टू द रीडिंग। सही है बेटा। एंड हाउ टू मेक श्योर कि हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आए। सही बेटा। तो हमने क्या सिनेरियो बिल्डअप करना है बेटा? टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल कैसे आ सकता है बेटा? हमने लिक्विड को स्टर करना है, चमचे की मदद से इस तरह मिक्स करना है। इससे क्या होगा बेटा? हर तरफ पानी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, गर्म पानी ठंडा पानी कहीं नहीं होगा, हर तरफ वाटर का टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना। बेटा ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हटा दें। ठीक है, चलो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ और मास ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? बेटा सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है जो आप A2 में पढ़ते हो, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है सिंपल पेंडुलम का रिलेशन, टाइम पीरियड का रिलेशन लेंथ के साथ तो है, ठीक है, लेकिन मैथ्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में कोई मैथ्स की डिस्कशन ही नहीं आ रही है। बस ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं है, बस मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द अंडर रूट ऑफ लेंथ, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैथ्स। नाउ व्हाट ऑब्जर्वेशंस मेड during the experiment will confirm that given metal is a good conductor of heat? भाई
वो याद है 4 रॉड्स का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कॉपर, आयरन, ग्लास, वुड, ठीक है। जिसका पी सबसे पहले फॉल हुआ था वॉज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसका पी फॉल ही नहीं हुआ था या बहुत देर से फॉल हुआ था वॉज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देन लेगिंग का पर्पस क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ लेगिंग बनाते कैसे हैं, और लेगिंग है क्या। भाई ये मेरा एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के चारों तरफ मैंने क्या किया है, वूल रैप कर दी है। अब इंसुलेशन को दिखाने के प्रोसेस को लेगिंग कहते हैं, और लेगिंग इस तरह शो की जाती है, चारों तरफ आप क्या करते हैं बेटा, इस तरह क्रॉसेस बिल्डअप कर देते हैं। दैट इज हाउ यू शो कि आपने अपने मटेरियल को चारों तरफ वूल से, पेपर से, कार्डबोर्ड से, तौलिए से रैप किया हुआ है, टू मेक श्योर कि सिस्टम की हीट सराउंडिंग में जाया ना हो। सही है, ये लेगिंग कहलाती है। नाउ गिव वन रीजन फॉर मेकिंग द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल 6 सेंटीमीटर। बेटा नॉर्मल हमारे पास 6 सेंटीमीटर से बड़ा या एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर जितना क्यों होना चाहिए, ये बताता हूँ मैं आपको। बेटा ये जो लेंथ होती है ना नॉर्मल की, प्रोट्रैक्टर की, बेटा ये लेंथ हमारे पास होती है तकरीबन 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग नॉर्मल बनाने का रीजन क्या है, ताकि आपका नॉर्मल बाहर तो दिखाई दे। सही है, दैट इज वाई 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एटलीस्ट नॉर्मल बनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रेसिंग पेपर और फॉर द स्क्रीन। ट्रेसिंग पेपर, स्क्रीन, आ, मतलब ये लाइट की बात हो रही है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग लेंस, तो जो इमेज बन रही है कन्वर्जिंग लेंस पे, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ। बेटा ये स्क्रीन है, और स्क्रीन पे इमेज बन रही है यूं। अब अगर मैं सामने से रीडिंग्स लूंगा, तो पीछे से जो लाइट आ रही है मेरे हाथ से, वो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी और यहाँ पे शेडो बनेगा। हम क्या करेंगे, हम पीछे की, अगर ट्रेसिंग पेपर है जो ट्रांसल्यूसेंट पेपर होता है, तो जो भी इमेज बन रही है वो पीछे से भी दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, पीछे से उसकी लेंथ मेजर करेंगे यूजिंग रूलर। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग ट्रेसिंग पेपर, ठीक है बेटा। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, वाई rheostat इज एडजस्टेड टू मैक्सिमम वैल्यू। भाई अगर आपके सर्किट में एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है विच इज वेरिएबल रेजिस्टर या rheostat जिसे कहते हो आप, तो आप अगर 0 ओम्स की वैल्यू पे rheostat को रख के सर्किट ऑन कर दोगे तो आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, योर सर्किट विल कैच फायर। दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड कि आपके सर्किट में अगर एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टर rheostat, यू हैव टू ट्रिगर दैट rheostat टू द मैक्सिमम वैल्यू, ताकि सर्किट में करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा ना हो कि हीटिंग इफेक्ट से आग लग जाए। सही है। स्मॉल मैग्नेटिक कंपास का क्या फायदा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट कर सकता है, एंड इट कैन बी यूज टू प्लॉट एक्यूरेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बेटा पिवट को जो कार्ड है वो अबाउट द पिवट लैमिना एक्सपेरिमेंट में फ्रीली क्यों मूव करना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन की वजह से कार्ड कहीं पे रुके ना, अपने ही हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आके रुके। सही है। प्लम लाइन हमारे पास क्या होता है बेटा, प्लम लाइन वेट है जो कि हम लोग सस्पेंड करते हैं किससे, नॉर्मली थ्रेड से, जो इनएक्सटेंसिबल थ्रेड होता है। प्लम लाइन हमारे पास कार्डबोर्ड के एंड को क्यों टच करना चाहिए, क्योंकि कार्डबोर्ड के एंड को ही तो, प्लम लाइन को देखकर हम लोग कार्डबोर्ड के एंड पे मार्क लगाते हैं। तो दैट होल ए से मार्क तक एक सिंगल लाइन खींचते हैं, होल बी से मार्क तक लाइन खींचते हैं, होल सी से मार्क तक लाइन खींचते हैं, और जहां पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। हाउ यू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम को मेजर करने का तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये फिक्स सपोर्ट है जहां से आपने पेंडुलम को हैंग किया हुआ है, ये पेंडुलम का थ्रेड है, सही है। और ये हमारे पास पेंडुलम का मेटल बॉल है, सही है। नाउ इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सेंटर ऑफ द पेंडुलम से लेकर आपने फिक्स सपोर्ट तक का फासला मेजर करना होगा, दैट इज कंसीडर्ड एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एंड कैसे मेजर करेंगे बेटा, रूलर से इतना थ्रेड का लेंथ मेजर कर लो, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉइज से बॉल का डायमीटर निकालो, जो भी डायमीटर आया उसे डिवाइड बाय 2 करो, रेडियस आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सिनेरियो क्या हो गया,
ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ थ्रेड, और ये आ गया हमारे पास क्या, रेडियस। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम मिलेगी। सही बेटा। भाई मीन पोजीशन पेंडुलम के सिनेरियो में स्टार्टिंग पोजीशन क्यों लेते हैं? क्योंकि भले पेंडुलम रुक जाए, भले पेंडुलम मूव, वो मीन पोजीशन वो वाहिद पोजीशन है जिसके ऊपर पेंडुलम हमेशा आ रहा है। तो वी ऑलवेज टेक मीन पोजीशन एज स्टार्टिंग पोजीशन, जो 1.1 में हमने पढ़ा था। व्हाट इज द यूज ऑफ सेट स्क्वायर? बेटा सेट स्क्वायर का क्या यूज है? सेट स्क्वायर का यूज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सेट स्क्वायर का यूज है कि सेट स्क्वायर कैन बी यूज टू प्रूव वर्टिकलिटी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रूलर है, अब मुझे प्रूव करना है ये रूलर वर्टिकल। मैं क्या करूंगा बेटा, सेट स्क्वायर प्लेस करूंगा और इस तरह प्रूव कर दूंगा कि यस रूलर इज वर्टिकल। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक रूलर है, वो है हॉरिजॉन्टल, और ये है दीवार। हमें प्रूव करना है हाउ टू प्रूव इफ द रूलर इज हॉरिजॉन्टल, तो हम इसको इस तरह सेट स्क्वायर रखेंगे। ठीक है। और इसकी हॉरिजॉन्टैलिटी को प्रूव करेंगे। एक और तरीका है हॉरिजॉन्टल रूलर को प्रूव करने का। बेटा ये जमीन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करो। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका रूलर हॉरिजॉन्टल है। एक्यूरेट एंड प्रीसाइज में क्या फर्क है? बेटा एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो आपके ट्रू वैल्यू के करीब है वो एक्यूरेट वैल्यू है। 9.8 इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, आप लेकर आ रहे हो 9.81, 9.79, दीज आर एक्यूरेट वैल्यूज। प्रीसाइज क्या होती है बेटा? जो आपस में करीब करीब होती है। लाइक एक्यूरेट वैल्यू है 9.8, मेरे पास सेट ऑफ डेटा आया है 9.6, 9.61, 9.59, ये प्रीसाइज वैल्यू होता है। सही है। दोज हु आर क्लोज विद ईच अदर बट नॉट क्लोज विद द एक्यूरेट आंसर, वो प्रीसाइज वैल्यू कहलाती है। हाँ, अगर वैल्यूज प्रीसाइज हैं और एक्यूरेट आंसर के भी करीब है तो वो एक्यूरेट एंड प्रीसाइज वैल्यूज कहलाती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर accurate and precise values, 9.8, 9.79, 9.81, ये आपस में भी एक दूसरे के करीब है और ट्रू वैल्यू के करीब भी। सही है। ठीक है। नाउ बेटा दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस एनीमोर। These are not the part of the syllabus anymore. These are also not the part of the syllabus anymore. सही है। अब आप यहाँ पे आ जाओ 28 पे। बोल रहा है आयरन फाइलिंग जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए आपको लार्ज करंट क्यों इस्तेमाल करना होता है? भाई आयरन मेटल है तो उसका चूरा, फाइलिंग्स भी मेटल होंगी यानी भारी होगा। तो लार्ज करंट से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की इतनी इनफ मैग्नेटिज्म बिल्डअप कर सकेंगे कि वो आयरन के फाइलिंग्स को अपने मुताबिक अरेंज कर सके। आयरन फाइलिंग छोटी होनी चाहिए ताकि वो इजिली मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक अरेंज हो जाए और वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मुताबिक भी अरेंज हो जाए। सुटेबल नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है बेटा? 20। सही है। 20 ऑसिलेशन आर द गुड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। आप 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 20 नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कंसीडर्ड एज गुड नंबर ऑफ ऑसिलेशन जब आप टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर कर रहे हैं। रीडिंग रिपीट क्यों की जाती है सिंपल पेंडुलम में? बेटा रीडिंग रिपीट की जाती है ताकि हम टू मिनिमाइज ह्यूमन रिएक्शन एरर। सही है। ऑयल को स्टर क्यों किया जाता है बेटा ड्यूरिंग द हीटिंग? ताकि हर तरफ यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाए, या किसी भी लिक्विड की बात हो रही है। ऑयल को जेंटली क्यों हीट अप किया जाए? ताकि हमारे पास इतना इनफ टाइम हो कि हम लोग कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश होता हुआ ऑब्जर्व कर सके। सही बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी एटीपी से रिलेटेड विच आई कंसीडर्ड एज सेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन, वो हमारा कंप्लीट हुआ।
आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स सो दैट अगर आप में से कोई सवाल है किसी का इस पूरे डिस्कशन से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, चैट बॉक्स ओपन है ये सामना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैड अ क्वेश्चन कि अगर उन्होंने मेंशन किया हो कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लेकिन जो हमारे डॉट्स हो वो एक कर्व की फॉर्म में बन रहे हो, तो फिर कर्व बनाए या उसे लाइक रूलर से एक लाइन बनाते हैं? हेड ऑफ लाइन, आपने कुछ भी बनाया एग्जामिनर उसे कंसीडर नहीं करेगा। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट लिखा हुआ है। ओके सर, एंड कर्व कब बनानी है? बोलेगा बेस्ट फिट कर्व। ओके सर। यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर कर्व भी बन रहा हो तो हम बेस्ट फिट कैसे बना सकते हैं लाइन की? फिर आपने प्लॉटिंग गलत की है। एग्जामिनर जो क्या? सवाल आपको दे रहा है वो मल्टीपल टाइम्स रीचेक करने के बाद दे रहा है आपको। जैसे मैंने ये कहना था कि जिस तरह से आपने नहीं कहा था कि एमीटर और वोल्टमीटर को जब हम सर्किट से निकालेंगे और अगर सेंटर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो सही है, वरना फिर उनके अंदर जीरो एरर है, तो फिर और अगर वेरिएबल रेजिस्टर है और अगर हम उसको निकाल लिया सर्किट से और नहीं मतलब अगर उसकी जीरो ओम रखी तो सर्किट फट जाएगा, तो फिर वेरिएबल रेजिस्टर सही है उसमें जीरो एरर नहीं है, कैसे चेक करेंगे? बेटा वेरिएबल रजिस्टर में जीरो एरर थोड़ी होता है। मैं वोल्ट मीटर एमीटर की बात कर रहा था कि आपने सर्किट में एमीटर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, वो आपको रीडिंग बता रहे हैं। बट व्हेन यू स्विच ऑफ द सर्किट उसके बाद भी वो कुछ रीडिंग बता रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब क्या है? व्हेन जीरो सप्लाई इज प्रोवाइडेड, मीटर इज शोइंग द रीडिंग, दैट इज जीरो एरर। सही है। तो सर जो ऊपर वाली चीज, ऊपर वाले ग्राफ से ऊपर एक रेशो था और वो 1:1 वाले एक्सेप्ट हो रहे थे वो अभी मैं और आपको, बाकी। जब एर्ली पास पेपर अब पे अभी आने वाले हैं हम लोग, बस इसके फौरन बाद Q&A के बाद वो आपको तब समझ में आएगा वहां पे। तो वैसे उसमें क्या लॉजिक थी कि वो एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है? बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने स्केल को इवन नंबर्स पे डिवाइड करो, क्योंकि इवन नंबर्स को डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है। अब अगर मैंने 3 रख दिया और मुझे वैल्यू प्लॉट करनी है 1.2, तो एक बॉक्स 3 का है 1.2 ढूंढता रह जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैंने 2 प्लॉट किया है तो मैं 1.2 इजिली उसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ओके सर, आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कि हम डायरेक्टली पास पेपर्स करें या फिर पढ़ ले करें नोट्स वगैरह? एक मर्तबा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड डेफिनेशन वाली, फॉर्मूला तो नहीं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को गो थ्रू करें। ये जो मैंने सारी चीजें दी हैं आप लोगों को, इसको गो थ्रू करें जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है, एंड देन मूव टू द एलडी पास पेपर। कितने करने चाहिए सर? यार मैं सजेस्ट करता हूँ आप तरीके से जो मैं वर्कशॉप में 4 दिनों में करवा रहा हूँ ना, आप वो करके चले जाएं। ठीक है, आपकी अपनी कुछ प्रैक्टिस हो, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। यस अब्दुल रहमान अतीक। सर वो थर्मोमीटर वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए। थर्मोमीटर वाला पार्ट कौन सा बेटा? सर अदर देन पैरालैक्स एरर व्हाट अदर अदर एरर कैन बी, क्या कहते नहीं हैं, वो कुछ इस तरह एरर का नहीं है। सवाल था। वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना हो तो आपने स्टेयर करना है, थर्मोमीटर को 1/3 इमर्स करना है। मतलब 9 सेंटीमीटर का थर्मोमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का पानी के अंदर विद बल्ब थर्मोमीटर इमर्स हुआ हुआ हो। दीज आर द गुड हम्म। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। अच्छा सर, लेकिन मतलब ये शायद सब्जेक्ट का डिफरेंस हो, बट मतलब जब हम केमिस्ट्री करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर एक जब हम थर्मोमीटर इमर्स करते हैं तो आई थिंक एक एरर होता है कि आपने मोर देन द बल्ब आपने इमर्स किया हुआ है थर्मोमीटर, आप सिर्फ बल्ब इमर्स करते हैं इनटू द थर्मोमीटर। नहीं, हमारे यहाँ तो 1/3 इमर्जन रूल है। मतलब ये देखो ना, वन अच्छा, थर्ड इमर्जन लिखा हुआ है कि अगर आपका इमर्स। थर्मोमीटर 9 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर विद बल्ब थर्मोमीटर इमर्स होना चाहिए। अच्छा, तो आप थर्मोमीटर के साथ स्टिर करके फिर उसको स्टेबलाइज होने दो। ओके। नहीं, थर्मोमीटर के साथ स्टर नहीं करिएगा। अल्लाह ना करे थर्मोमीटर का बल्ब वॉल से टकराया तो मरकरी स्पिल आउट हो जाएगी। स्टेरर एक अलग अच्छा, होता है, ग्लास रॉड होती है, उसके थ्रू करना ग्लास पड़ता है। रॉड, ओके 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 ओके। और सर वो दूसरी बात, आप इन्वेस्टिगेशंस कब करवा रहे हैं? आज करवाएंगे ना, मतलब भाई हम लोगों ने इंशाल्लाह 10-11 ATP ईयरली करना है। तो हर साल अच्छा। इन्वेस्टिगेशन आएगी। IGCSE वालों को भी करवाऊंगा,
ओ लेवल्स के भी पेपर करवाऊंगा, बहुत प्रैक्टिस होगी। ओके ये सर, मतलब मैं जब इन्वेस्ट मतलब करता हूँ ना, तो मतलब पूरा पेपर हो जाता है, मतलब मैं 1 घंटे के अंदर 2 पेपर कर लेता हूँ। जो घंटे का पेपर होता है आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस मेरी गलत होती है, काफी गलत होती है। नहीं, आप दो दो नंबर पैटर्न का। देख लिएगा, बहुत आसान सवाल होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, आप पैटर्न देख लिएगा, इंशाल्लाह आपको फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए इंशाल्लाह, ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, आप ये कुछ रिटन क्वेश्चन हैं। सर आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स बट कैन यू एक्सप्लेन अगेन व्हाई डू वी वेट बिफोर टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम थर्मोमीटर। बेटा हफ्सा, वो इसलिए है ताकि हम टेम्परेचर को स्टेबलाइज होने दें। ठीक है, अब जैसे मैं अगर एसी खोल के कमरे में जाऊं और फौरन एयर का टेम्परेचर मेजर करूं, वो फौरन 16 थोड़ी बताएगा। विल हैव टू गिव सम टाइम फॉर एसी टू मेंटेन द 16 डिग्री सेल्सियस इन द रूम, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे ताकि हर हर तरफ टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाए। इसलिए हम सब सर द वीडियो यू अपलोडेड ऑन द ग्रुप विल आल्सो बी टीच देम इन दीज वर्कशॉप। कौन सी वीडियोस बेटा? um, वो जो इंस्टाग्राम की है, हाँ हाँ वो पढ़ाऊंगा। लैगिंग इन फिजिक्स का मतलब है, लैगिंग इन फिजिक्स का मतलब क्या है भाई उस्मान? इंसुलेशन शो करने के लिए हम लैगिंग का इस्तेमाल करते हैं। और लैगिंग हम किस तरह शो करते हैं, मैंने शायद अभी यहाँ पे बताया था, इस तरह हम लैगिंग शो करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इज देयर एनी वर्कशॉप इन कराची? हाँ, DHA में आप जा आ सकते हैं अगर आप फिजिकल वर्कशॉप की बात कर रहे हैं। वैसे तो ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं। सही है, फिजिकल वर्कशॉप्स के 8 घंटे हैं, आप लोगों को 16 घंटे दे रहा हूँ मैं। नाउ 6 दफा रिकॉर्ड करते हैं या 10 दफा? बेटा एटलीस्ट 6 टाइम्स। 3 hours लॉन्ग क्लास, यस फुरकान। सर ये सब 1-2 मार्क की आती हैं। हाँ, कैन आई सी द परसेंटेज एरर और ह्यूमन रिएक्शन एरर इज रिड्यूस्ड? किस सिनेरियो में किंदा? सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई ऑयल इज हीटेड जेंटली? बेटा ताकि ऑयल बहुत आराम आराम से हीट अप हो और आपके पास इनफ टाइम हो टेम्परेचर को मेजर करने का। सही है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, वो मैंने डिटेल में बता दिया है। एक्यूरेसी में हाउ मच क्लोज द आंसर विद द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेट आंसर, एंड हाउ मच क्लोजर द आंसर विद ईच अदर इज द प्रीसाइज आंसर। सही है सर। इफ द पॉइंट्स आर नॉट नियर टू द ओरिजिन to the line of best fit will not only cover those and then graph will not be covered। नहीं, वो हम उसके मुताबिक जरिए आप स्केल चूज करेंगे ना। ठीक है, स्केल हमें ऐसा चूज करना है कि मैक्सिमम ग्राफ की कवरेज हो। नेट लैगिंग, कुड यू एक्सप्लेन 3 ग्राफिकल वर्क? मरियम आप तो उससे बहुत आगे निकल गए। चलो आप एंड में पूछ लेना मुझसे। लाइन, बेस्ट फिट लाइन में अगर पॉइंट नहीं आ रहे तो क्या करें? बेटा अगर पॉइंट नहीं आ रहे तो आपको कोशिश करनी है कि ढूंढें, मतलब फौरन पता नहीं चलता कि बैसफुट लाइन में कौन से पॉइंट्स लाइन पर आएंगे। सही है, हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे लाइन पर। बस यू हैव टू मेक श्योर आपकी लाइन बैलेंस्ड हो। अगर एक पॉइंट ऊपर में सो रहा है तो एक नीचे में सो, 2 पॉइंट ऊपर में सो रहे हैं तो 2 नीचे में सो। ऑल्सो हाफ लाइफ क्वेश्चन नॉट इन ATP, अभी तक तो नहीं आया बेटा लेकिन आ सकते हैं। व्हाट डज द बेस्ट फिट लाइन मीन? अभी देखेंगे बेटा आप। सर एग्जामिनर खुद बताएगा कर्व या बेस्ट फिट? हाँ बेटा, एग्जामिनर खुद बताएगा बेस्ट फिट लाइन बनानी है, बेस्ट फिट कर्व बनाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई फील लाइक स्टूडेंट हु आर आस्किंग अबाउट द बेस्ट फिट लाइन दे आर कंफ्यूज्ड इन केमिस्ट्री विद फिजिक्स। बेस्ट फिट लाइन केमिस्ट्री में कर्व होती है बट इन फिजिक्स स्ट्रेट लाइन। बेटा फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन भी है दयान, कर्व भी है। एग्जामिनर बताता है कि उसे बेस्ट फिट लाइन चाहिए या कर्व चाहिए। नाउ इट मींस वी हैव टू मेमोराइज ऑल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चैप्टर्स। नहीं अरबा, यू कांट मेमोराइज ऑल। एग्जाम देखो फिजिक्स है, हिस्ट्री नहीं है। ये 1971 में इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी, बांग्लादेश से हाथ धोना पड़ा था। इतिहास के पन्नों में रकम नहीं है फिजिक्स। किसी भी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई हो सकता है। सही है, तो आपको प्लानिंग वाले सवालात का ट्रेंड समझना होगा ताकि आप अपने अल्फाज में कोई भी सवाल समझा सकें। सर वी मेजर हाइट डायमीटर इन सेंटीमीटर। जी बेटा, आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो लेकिन अगर एग्जामिनर मांगता है तो उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर शुड IGCSE स्टूडेंट डू टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑस्लोस्कोप? नहीं बेटा, IGCSE वालों को नहीं यूज करना है। चलो, तो नाउ आवर इंट्रोडक्शन इज ओवर। मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।